हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 बहुपद से जुड़े कुछ सवालों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया था। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए, आपका प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो शून्य क्या होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, साथ में ये भी बताया था किसी समीकरण में कितने शून्यक होंगे आप किस तरह से पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ग्राफ देखकर बताना है कि दिए गए बहुपद में शून्यक कितने होंगे। तो बहुत ही आसान होता है यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से भी बताना। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो एक्स अक्ष होता है, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। तो आपको देखना है जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, एक्स अक्ष को ग्राफ ने एक भी बार यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी, कोई भी इसका शून्यक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको वाई नहीं देखना है। वाई अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद किया गया है, एक्स अक्ष को नहीं किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो ग्राफ गया है उसने एक अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। वाई अक्ष को कितनी बार किया है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको देखना है एक्स अक्ष को। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एक बार, दो बार और तीन बार प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एक और दो बार प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या दो होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन और चार बार प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या होगी वो होगी चार। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन बार प्रतिच्छेद किया है एक अक्ष को, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी तीन। तो इस तरह से आप शून्यक पता कर सकते हैं ग्राफ देखकर किसी भी बहुपद में कितने शून्यक होंगे। तो ये ग्राफ है बहुपद के। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपकी प्रश्नावली जो 2.1 है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। यहाँ पर कोई और सवाल नहीं है और इस तरह के सवाल ज़्यादातर एग्जाम में भी नहीं आते हैं। तो अभी हम देखेंगे किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना सब कुछ है, एग्जाम में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की आपको जांच करना है। तो शून्यक क्या होते हैं हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, उन्हें ज्ञात करना भी सीखा था रैखिक बहुपद के लिए। इस वीडियो में हम द्विघात बहुपद के लिए देखेंगे। मैंने आपको बताया था बहुपद के जो प्रकार होते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या फिर रेखीय बहुपद या लीनियर बहुपद के बारे में हमने देखा था। तो यहाँ पर देखिए, आपको द्विघात बहुपद के लिए शून्यक ज्ञात करना है और साथ में शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच भी करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से आपको शून्यक निकालना है। लेकिन इससे पहले शून्यक तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं वो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के में जो संबंध होता है उसके लिए यहाँ पर देखिए सूत्र दे रखा है, रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद का मैंने पहले भी आपको बताया था, -v/a होता है। जो b है वो यहाँ पर x का गुणांक है और यहाँ पर जो a है वो अचर पद है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि जो आपने शून्य ज्ञात किया है वो सत्य है या नहीं है, सत्यता की जांच यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात होती है वहाँ पर x की 2 होती है। कोई भी जो आपको वेरिएबल दे रखा है उसकी अधिकतम घात 2 होती है, वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला दे रखा है। ये जो फॉर्मूला है वो आप चाहे तो इतना याद कर लीजिए, या फिर ये आपको जो है शॉर्ट में लिखकर बताया गया है, या फिर आप कर सकते हैं शून्यकों का योग इतना बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इतना कर सकते हैं आप। या फिर आप शॉर्ट में ये सारा यहाँ से हटा दीजिए और जो बीच में आपको लिखा है इतना याद कर लीजिए, ये इसी को शॉर्ट में लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है शून्यकों का योग, तो यहाँ पर इसे अल्फा प्लस बीटा इस तरह से लिखकर बताया है और बराबर में -b/a लिखा हुआ है, इतना आप याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब भी यही होता है, ये पूरा जो फॉर्मूला है वो बार बार आपको लिखने की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे आप शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब x² में अब देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या चाहिए, शून्यकों का यहाँ पर बोला जा रहा है योग आपको चाहिए, तो आपके पास शून्यक होना चाहिए
तो शून्यक हम ज्ञात करना सीखेंगे, किस तरह से आपको ज्ञात करना है। और उन्हीं शून्यकों को यहाँ पर नाम दिया गया है अल्फा और बीटा, तो वो हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद देखिए आपको बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर आपको बी चाहिए और ए चाहिए, तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए एक व्यापक जो है बहुपद होता है, जैसे कि हम द्विघात अगर बहुपद की बात करें तो यहाँ पर द्विघात के लिए जो व्यापक बहुपद होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, ये होता है यहाँ पर बहुपद का जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद के लिए। तो यहाँ पर आपको देखिए ए बी दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। इसे आपको करना होता है कंपेयर, इसे आपको दिए गए बहुपद से कंपेयर करना होता है, तुलना करना होता है, और उसके बाद यहाँ पर आप ए बी और सी के जो मान है वो ज्ञात हो जाते हैं। तो सी की भी हमको ज़रूरत होती है, वो कहाँ होती है वो भी आपको बता रहा हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, और ये आपका यहाँ पर शून्यकों के योग द्वारा संबंध सत्यता की जांच है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वीडियो में आपको और भी अच्छी तरह से समझ आता हुआ चलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, जैसे अभी हम जोड़ के द्वारा देख रहे थे संबंध किस तरह से हम सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ पर अभी आपको गुणा के माध्यम से करना है। तो इसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शून्यकों का गुणनफल, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉर्ट में इस तरह से, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए हम ज्ञात करेंगे, अल्फा और बीटा शून्यक हैं जिसे हमें ज्ञात करना है, और ये आपका हो जाएगा सी अपॉन ए, जिससे आप सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम शून्यकों को ज्ञात करते हैं और ए और बी और सी के मान भी यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमको ए बी सी के मान यहाँ पर चाहिए, तो हम इसके लिए व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। ये था व्यापक समीकरण, तो इससे हमको तुलना करना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है एक्स का स्क्वायर जो है उसका गुणांक क्या है ए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है एक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, हमारा होता है एक। तो यहाँ पर ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ए बराबर हम एक यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, बी है, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, 7 है। तो हमारा यहाँ पर बी का मान जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। इसके बाद देखिए सी जो है वो क्या है, अचर पद है, और अचर पद का यहाँ पर मान कितना है, 10 है। तो सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10। तो ये हमारे ए और बी और सी के मान हो चुके हैं। अभी हमको अल्फा और बीटा चाहिए। तो ऊपर हमने देखा था कि हमें अल्फा इंटू बीटा करना है और अल्फा प्लस बीटा करना है। तो ए बी और सी के मान तो हमें मिल चुके हैं, अभी हमको अल्फा और बीटा के मान निकालना है जो कि इस बहुपद के शून्यक हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको जो बहुपद यहाँ पर दे रखा है इसके हमको यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इसे इसी तरह से लिख लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये लिखा हुआ है, इसके आपको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड हम किस तरह से करते हैं, हमको जो x का गुणांक होता है उसे इस तरह से दो भागों में डिवाइड करना होता है कि जोड़ने घटाने पर हमें मिलना चाहिए 7, और अगर हम उसका गुणा करते हैं तो हमें मिलना चाहिए 10। तो देखिए 7 को आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। आप इसे चाहे तो 5 और 2 में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप 5 और 2 को जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 7, और अगर इनका आप गुणा कर देते हैं 5 और 2 का तो आपको मिल जाता है 10। यही हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ पर 7x जो है इसे हम तोड़ेंगे 5x और 2x में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे रखा है। तो अभी 7x को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2x और प्लस का 10। अब यहाँ पर देखिए हमें कॉमन लेना है। यहाँ पर आपको जो टर्म्स दिख रहे हैं, तो पहले दो टर्म्स में आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं x को। तो अगर x को आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस, और यहाँ पर आप जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ पर बचेगा 5, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस है, तो प्लस को हम ऐसा ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो 2 को हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पर बचा है x, और इसके बाद यहाँ पर आप 2 कॉमन लिया तो आपके पास बचा है 5। अब इसके बाद देखिए ये एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, इसमें से आप x प्लस 5 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों जगह है। और यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर बचेगा 2। तो यहाँ से हम लेंगे x कॉमन, x हमने लिया तो अंदर क्या बचा हमारे पास x, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 5। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस है दोनों में, तो प्लस हमने लिखा, और यहाँ से हम लेंगे 2 कॉमन, क्योंकि 2 दोनों में है। तो देखिए 2 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा x,
और इसके बाद यहाँ पर प्लस और यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 5। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म ये है और एक टर्म यहाँ पर ये है। इनमें आप देखिए x + 5 जो है कॉमन है, तो दोनों में से हम x + 5 यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, x + 2, तो ये यहाँ पर आपके पास x + 2 बच गया है। अभी देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने के लिए ये जो दो आपको टर्म मिले हैं इन्हें आपको शून्य के बराबर में रखना है। तो एक एक करके फिर आपको मिलेंगे शून्य। तो हम x + 5 को पहले रखेंगे शून्य के साथ बराबर में, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, x = -5। हमने 5 को जो है वहाँ पर पक्षांतर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये हमें मिला है एक इसका मूल, या फिर आप शून्य कह सकते हैं। इसके बाद आपको जो यहाँ पर x + 2 है इसे भी रखना है इसी तरह से। तो x + 2 बराबर में आएगा 0, और इसके बाद यहाँ पर आप 2 को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा -2। तो ये यहाँ पर आपका दूसरा शून्यक हो चुका है। तो अभी हमको यहाँ पर दोनों शून्यक मिल गए हैं। आप किसी को भी अल्फ़ा यहाँ पर मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आएंगे तो देखिए हमें ए बी सी के मान हमने ज्ञात कर लिए थे, और अभी हमको अल्फ़ा और बीटा के मान चाहिए थे, जिन्हें हमको ऊपर दिए गए इन समीकरण में रखना है, जिससे कि मैंने आपको पहले ही बताए थे जो सूत्र थे। तो अभी देखिए हम जैसे कि अल्फ़ा यहाँ पर मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर -5, और बीटा हम यहाँ पर इसे मान लेते हैं -2। तो हमको अल्फ़ा बीटा के मान मिल गए हैं, और ए का हमारा जो मान था वो कितना था, 1, वी का मान था हमारा 7, और सी का जो मान था वो यहाँ पर था 10। तो ये हमको सारे वैल्यूज़ जो है वो पता चल गए हैं। अब हम इन्हें एक एक करके जो है समीकरण में रखेंगे और सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमारा था अल्फ़ा + बीटा, वो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो जैसे कि अल्फ़ा + बीटा, और इसके बराबर में हमको था -b/x² का गुणांक था, यानी कि a। तो अभी आपको इसमें सभी की वैल्यूज़ रखना है और सत्यता की जांच करना है। तो अल्फ़ा का मान हमने यहाँ पर क्या माना है, -5, तो यहाँ पर हम रखेंगे -5। इसके बाद है प्लस, और इसके बाद बीटा का जो मान है -2 है, तो कोष्टक में लिखेंगे हम -2 बराबर -v/a। तो b का मान कितना है, 7 है, और a का मान कितना है, 1। तो यहाँ पर माइनस को हम ऐसा ही रखेंगे, और b का मान है 7 और a का जो मान है वो है 1। अब इसे हम आगे अगर सोल्व करते हैं तो देखिए -2 है और -5 है, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -7, और बराबर में यहाँ पर क्या है आपका -7/1। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा -7। तो दोनों यहाँ पर क्या है, बराबर आ चुके हैं, यानी कि ये हमारा जो सत्यता की जांच है वो हो चुकी है। अब इसके बाद आपको इसमें जो है प्लस वाला था, अभी एक गुणा वाला मैंने आपको सूत्र बताया था गुणन वाला, तो वो आपको करना है। तो वो हमारा क्या था, अल्फ़ा × बीटा बराबर में था c/a, ये था शॉर्ट में। तो यहाँ पर क्या था, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, तो उसे हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फ़ा की वैल्यू हमारे क्या है यहाँ पर -5, और बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर -2। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। इसके बाद यहाँ पर c का मान कितना है, c का जो मान है वो 10 है, ऊपर आप देख सकते हैं c का जो मान है यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1। अब इसे हम आगे सोल्व करेंगे। देखिए माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दूनी आ जाएगा 10, और बराबर में 10। तो ये यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई है। देखिए दोनों यहाँ पर जो है बराबर आ चुकी है, दोनों कंडीशन में हमारे जो शून्यक हमने ज्ञात किए थे, यानी कि शून्यक हमारे बिल्कुल सही है। तो ये संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच, इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने ज्ञात किए थे, देखिए पहले शून्यक निकाले थे और बाद में सत्यता की जांच की थी। लेकिन इसके यहाँ पर अपोजिट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जहाँ पर आपको शून्यक पहले से ही दिए गए होते हैं और आपको यहाँ पर इस तरह से बहुपद को ज्ञात करना होता है। तो वो भी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसे हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमने द्विघात समीकरण को हल करना सीख लिया है। इसके अलावा यहाँ पर होता है देखिए त्रिघात बहुपद, तो इसके लिए भी संबंध होते हैं, वो इस तरह से होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए थे योग के रूप में और गुणनफल के रूप में, तो वो यहाँ पर होते हैं। हालांकि ये आपके कोर्स में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो आप चाहे तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब देखिए हमने सेकंड जो था आपका यहाँ पर द्विघात बहुपद, इसे हल करना पूरा सीख लिया है, इसके शून्यक निकालना भी सीख लिया है। इसके आधार पर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, इससे पहले वाली, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसे देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से जो भी यहाँ पर आपको बताया गया है वो सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।